बहुत स्वागत एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम व्यूअर्स कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे शब्द कभी किसी और राज्य में मैंने किसी नेता को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखे, इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा जो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। आप भी हैरान रह जाएंगे सुनकर। ज्यादातर बातें वहां मराठी में होती हैं, लेकिन क्या मतलब निकल रहा है। अभी कहा था उद्धव ठाकरे ने 1-2 दिन पहले कि या तो देवेंद्र फडणवीस रहेगा या मैं रहूंगा। अब वो ये कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने दोबारा बयान दिया, मैं आपको बयान सुनाऊंगा। उन्होंने कहा मैंने मुंबई में कहा था या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, मैं फिर कहता हूं मैं रहूंगा या तू रहेगा। देवेंद्र फडणवीस के लिए उद्धव ठाकरे ने दोबारा ये बात दोहराई है। फिर उन्होंने कहा यहां लोगों ने मेरे पैर के नीचे कलिंगर रख दिया। तो मैंने पूछा कलिंगर क्या होता है, तो मराठी में तरबूज को कलिंगर कहते हैं। कलिंगर। तो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की, सीधे सीधे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने उसको, मतलब फडणवीस को, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, कुछ लोगों को लगा कि मैंने उसको फडणवीस को कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता। अब वो खटमल कह रहे हैं, पहले तरबूज कहा, फिर खटमल कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि उसने कहा, फडणवीस ने कहा कि मेरे आड़े मत आओ। तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अरे तेरी हैसियत ही नहीं है, खटमल को तो अंगूठे से कुचल दिया जाता है। क्या हो रहा है सर ये महाराष्ट्र में? सर खटमल, मच्छर, ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े पुराने वाक्य लिए जाते हैं। अच्छा। बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार की जब राजनीतिक लड़ाई होती थी उस समय इन शब्दों का जिक्र होता था। और बाला साहेब ठाकरे ने शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे तब जिक्र किया था कि ये ढेकुण है। ढेकुण मतलब मराठी में खटमल को बोलते हैं कि यह ढेकुण है, खटमल है, जो महाराष्ट्र की जनता का खून चूस कर मोटा हो रहा है, मतलब खुद मोटे हो रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता गरीब हो रही है, ये खटमल है। तो शरद पवार ने तब बयान दिया था बाला साहेब ठाकरे के लिए कि ये लोग कहते हैं कि ये बांद्रा का शेर है, बंबई का शेर है, मेरे लिए मच्छर है। मैं घर में बैठता हूं तो कहीं मच्छर आ जाते तो मैं ऐसे मार देता हूं। तो बाला साहेब ठाकरे तो मेरे लिए मच्छर के समान है। तो उस समय खटमल मच्छर बहुत चला था। और मुझे लग रहा है मातोश्री में उद्धव ठाकरे रह रहे बाला साहब के बेटे, तो वो भी अपने पिता की जो भूमिका थी आक्रामकता की, एक पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए सब बातें कर रहा है। उससे भी बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं सर राजनीतिक रूप से। एक बार मैं सुनवा देता हूं आपको उद्धव ठाकरे वाली बात, मराठी में है, अच्छे से ट्रांसलेट यहां समीर जी सुन रहे हैं, आपके लिए कर देंगे। सुनिए जरा उद्धव ठाकरे का ये नया विवाद। आणि जसं मी परवा मुंबईतल्या शिवसैनिकांसमोर सर बोलते रहिएगा पीछे से जो समझ में आता है। ज्याचा उल्लेख संजय राऊत यांनी केला आणि इकडे का जैसा मैं शिवसैनिकों से पिछले वीक बोला था, किंवा मी राहील, तुम रहोगे या मैं रहूंगा, वो ये कह रहे हैं। आणि इकडे मला माहिती आहे माझ्या पायाशी कलिंगड ठेवले। हाँ, मेरे पैर पे कलिंगर रखा हुआ है तरबूज। काही जणांना वाटलं की त्यांना आव्हान दिलं। कई लोग लगता है कि मैंने उन्हें चुनौती दी है। मैं छोटे लोगों को आह्वान नहीं देता, छोटे लोगों को, छोटे और खोटे लोगों को। म्हणजे कोण हे समजून घेतलं पाहिजे। तो बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की इतनी हैसियत नहीं कि मैं इतने झूठी और छोटे लोगों की हैसियत दूं। वो उसके बाद उन्होंने एक बात का जिक्र भी किया जो शायद उनका रिकॉर्डिंग में नहीं आया, बाद में मतलब उन्होंने जिक्र किया। इस रंग शारदा में ये बोल रहे थे कार्यकर्ताओं से, और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद जब वो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे तो उद्धव ठाकरे ने कहा उस बैठक के अंदर कि ये वो देवेंद्र फडणवीस मुझे चुनौती दे रहा है, वो है देवेंद्र फडणवीस, वो है जो मेरे घर के बाहर 1-1 घंटे खड़ा रहता था मिलने के लिए मेरे से, और मैं कहता था देवेंद्र जा बाद में मिलेंगे, तो वो जी दादा कह के चला जाता था। तो बोले जो मेरे हॉल में आने की हिम्मत नहीं कर पाता था वो मुझे आज महाराष्ट्र में चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। तो वक्त की बात है, देवेंद्र फडणवीस कम उम्र के हैं, बिल्कुल हो सकता है कि ये घटना भी ठीक हो। लोगों ने मुख्यमंत्री बन गए बाद में भाई। फिर बाद में इसका जिक्र किया, महाराष्ट्र के एक नेता ने इस बात का जिक्र करा कि अब वही उद्धव ठाकरे है कि जब उन्हें सरकार जो सोनिया गांधी के बारे में इतना बोलते थे, वही मुख्यमंत्री बनने के लिए 10 जनपद पर जाकर 2 घंटा खड़े रहे सोनिया गांधी से मिलने के लिए कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। तो उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक हैसियत भी देखना चाहिए। तो अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है तो ये चलना है। और अभी तो सुप्रिया सुले ने भी एक बात बोल दी थी कि अजित पवार अपना बोर्डिंग पास बदलकर, चेहरे पे मास्क लगाकर, टोपी लगाकर अमित शाह से मिलने गए थे, वेश बदलकर मिलने गए थे। उसी पर तो बोला अजित पवार ने कि बात सच हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए अजित पवार ने इस बात का जिक्र करा था जब 2 जुलाई को अजित पवार सरकार में शामिल हो गए थे, तो अजित पवार ने इसको व्यंग्यात्मक रूप से कहा था। अजित पवार ने कहा था कि बड़े बड़े नेता है महाराष्ट्र के अंदर जो मेरी खबर रखते थे, उन्हें यह खबर ही नहीं लगी कि मैं कब दिल्ली गया, किस वेश में गया और अमित शाह से मिलकर आ गया। तो उन्होंने इसको मजाक में कहा था।
तो अब उसको सुप्रिया सुले ने कहा गंभीरता से कि इन्होंने अपना बोर्डिंग पास में आर पवार लिखवा दिया, जो वहां चले गए, अमित शाह से मिल के आए, इन्फोर्समेंट एजेंसी या दूसरी जो एजेंसी से जांच करे कि कैसे इनका आधार कार्ड पे नाम अलग है, इनका पैन कार्ड पे नाम अलग है, और ये झूठे नाम से यात्रा इन्होंने करी, किन्हीं ने इनको परमिशन दी है। तो उस सुप्रिया सुले ने जो बयान दिया उसके आधार पर अजित पवार ने बयान दिया है, और अब महाराष्ट्र की राजनीति अब दिन पे दिन गर्म होते जा रही है। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि आप महाराष्ट्र में तो अभी अब सामने ही उन्होंने बोल दिया, बयान मैंने आपको दिखा दिया। अब इस तरह सोचिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कभी कहेंगे अरे ये अखिलेश यादव खटमल है, या कभी अखिलेश यादव कहेंगे अरे ये योगी कौन है, मैं तो मच्छर की तरह मसल दूं। महाराष्ट्र में लेकिन गजब चल रहा है। नहीं, एक तो देखिए महाराष्ट्र में इस तरह की भाषा पहले से उपयोग में आती रही, दूसरा मूल बात वहीं जाकर अटक जाती है, कौन कह सकता है। योगी आदित्यनाथ क्यों कहेंगे भाई? योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा थोड़ी ना है कि योगी जी के पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री। योगी पिताजी सामान्य व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, उनका परिवार अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उनकी बहन का, उनकी माताजी का, वो सब दिखा था। अभी उनकी माताजी की तबीयत खराब हुई थी तो ऋषिकेश एम्स में वो देखने गए थे। अखिलेश यादव कह सकते हैं कि हैसियत क्या है, हमारे सामने ये फलाना आदमी रहता था। जैसे राहुल गांधी ने कहा ना भाई मैं बच्चा था, वो कह सकते हैं वो कमल, हेलो हाय कमल हाउ आर यू, कह सकते हैं कमलनाथ को। ये सारा जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, सेंस ऑफ ओनरशिप है, उसकी वजह से आता है। अब उद्धव ठाकरे, सही बात है, मनोहर जोशी को सब जानते हैं, नारायण राणे को सब जानते हैं, किसको कब कैसे ट्रीट करना है। और जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक तो भाई उद्धव जी उनके बच्चे हैं, तो कोई भी उनको अच्छे से दुलारता रहा होगा। जो छोटा होता होगा वो हो सकता है कि पैर भी छू लेता रहा। और एक समय तक तो भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी मातोश्री से चलती थी, ये कोई बताने वाली बात नहीं। बीजेपी भी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी, प्रमोद महाजन बहुत बड़े नेता थे और पूरे देश में उनका जलवा था, लेकिन बाला साहब के सामने तो नतमस्तक ही थे ना। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी किसी ताकत पर देवेंद्र के सामने बोल रहे हैं? तो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ताकत में दिखा दिया। महाराष्ट्र का बॉस तो एक ही है, उसका नाम देवेंद्र फडणवीस। आज भी ये तय कर दिया ना। कैसे तय किया? 2-3 चीजें होती हैं राजनीति में। सबसे पहली, मास लीडर कौन है। 122 और 105 ये विधानसभा में भाजपा के पिछले 2 चुनावों के नंबर हैं। 122 और 105, इनके आधे पे सारे नेता हैं। तो उद्धव ठाकरे की अगर हैसियत है तो देवेंद्र फडणवीस की हाफ है। शरद पवार की हैसियत है हाफ से कम है। कांग्रेस की हैसियत है हाफ से कम है अगर मास लीडर। दूसरा क्या होता है? मैनेजमेंट करना। आपकी पार्टी तोड़ दी, उनकी पार्टी तोड़ दी, आप कुछ कर नहीं पाए। तीसरा, चुनाव के वक्त कैसे लोग आपको देखते हैं और राज्य में जो पब्लिक है वो आपके साथ कहां खड़ी होती है। कोई उद्धव ठाकरे के साथ नहीं खड़ा हुआ जब उनकी पार्टी एकदम स्प्लिट हो गई। कोई शरद पवार के साथ नहीं खड़ा हुआ बारामती में जब उनकी पार्टी स्प्लिट हो गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले इन लोगों के पक्ष में कुछ हद तक गए, लेकिन जो करना था देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया, और शायद उसकी टीस ज्यादा है। शायद यही वजह है, कई बार होता है ना कि आप सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है हम फिर से कुछ करते हैं, रीअलाइनमेंट कर लेते हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं याद आ जाता है तो फिर से थोड़ा सा झटका दे दे। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई चलेगी, और जो उद्धव ने जो बोला वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ज्यादा है। अभी फडणवीस साहब का जवाब आ गया उद्धव ठाकरे को, सुनिए। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है, और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। दिमाग पर असर है, औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। किसी ठाकरे के वंश के व्यक्ति के लिए कहा जाएगा, कभी सोचा नहीं था। देखिए, एक तो मुंबई जो है ना बॉलीवुड की ज़मीन है, तो वहाँ पे डायलॉग स्क्रिप्ट राइटिंग हमेशा से होती रही है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। और अजीत पवार जी का जैसे आपने जिक्र किया कि वो राजनीति छोड़ देंगे, यदि ऐसे राजनीति छोड़नी होती तो हिंदुस्तान में राजनेता ही नहीं बचता। अब अपनी बात पर छोड़नी होती, अपनी बात पर छोड़नी होती तो। और जितनी बात उद्धव ठाकरे साहब ने कही है और देवेंद्र जी ने कही है, ये बात ठीक है कि देवेंद्र जी ने तो पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सोच रही थी वो काम करके दिखाया है वहां पर, क्योंकि वो एक बड़े भाई को, और शिवसेना आप यदि बॉम्बे जाएंगे, मातोश्री जाएंगे, तो समझ में आएगा कि शिवसेना की ताकत एक जमाने में क्या होती थी। ये सोचना या इस बात की चर्चा भी करना कि नहीं हम बड़े भाई से को हटा देंगे, तो वो बड़ा काम किया। लेकिन छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, अभी चुनाव विधानसभा की ओर है और उद्धव ठाकरे जी का बयान बहुत आपने चर्चा कर ली और देवेंद्र जी का भी बयान कर लिया, लेकिन फिर भी पोस्ट इलेक्शन रीअलाइनमेंट को मैं खारिज नहीं करता हूँ।
मतलब बीजेपी और उद्धव ठाकरे साथ आ जाएगा। हाँ, मतलब कोई भी साथ आ सकता है, इसलिए आप ये अब तो बयानों पर है ना, आप बहुत टाइम मुश्किल सा लगाते हो। लगता है। मुश्किल सा लगता है। तो चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, आप भी रहेंगे, आप तो कम से कम चलाएंगे इसको, प्रोग्राम को। नहीं, बिल्कुल कि वो वाला तो नहीं होगा विजय जी की। बहुत जब प्रेम रहता है, टूटता है ना, बहुत भयानक झगड़ा होता है, वो भी है, और कभी भी लड़ते लड़ते लोग गले मिल जाते हैं। गले मिल जाए, ऐसा भी तो सर। अभी तो मैं एक उस पे सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई महिला थी, मैं उनका नहीं जानता नाम, उन्होंने डिवोर्स के बाद एक बड़ी पार्टी की थी। कॉन्टेक्स्ट प्लीज। नहीं, जमाना बदल रहा है ना, आप हम कन्वेंशनल तरीके से सोचते रहते हैं। मायावती और मुलायम सिंह में कभी समझौता हो सकता है, कल्पना नहीं थी। ये गेस्ट हाउस कांड के बाद, उत्तर गेस्ट हाउस कांड के बाद, जब गेस्ट हाउस जो कुछ भी हुआ, दोनों में इतने मुकदमे एक दूसरे पर किए, फिर भी वहां हुआ है। और उद्धव ठाकरे देखिए, उनके लिए तो यही है कि अब पछताए काहत जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी उनके मन से, लोकसभा चुनाव में उनको सीटें मिल गई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से वापसी हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है। और इसकी तो ये तो खुद गारंटी नहीं सही, लेकिन उनके गठबंधन ने उनको मान लिया ना, हमारा नेता है। ना मान लिया, लेकिन नहीं माना है, नहीं माना, मान लिया है। कोल्हापुर में शरद पवार ने साफ कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व पर जाएंगे, कोई एक नेता नहीं। चेहरा बना के नहीं जाएंगे, चेहरा बना के नहीं, चेहरा बना के नहीं जाएंगे। ठीक है, वो तो चलता रहता है। ना, अभी उस पर किस तब होगा ना जब महाविकास अघाड़ी की बैठक हो और मुख्यमंत्री के रूप में इनका नाम आगे किया जाए, जो वहां संयुक्त घोषणा पत्र हो और उसमें ले जाया जाए। देखिए क्या है कि देवेंद्र फडणवीस जी की अपनी भाषा हो सकती है जो उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ऊंचा स्तर रहा है। भाषा के स्तर पर मैं बता रहा हूं, वहां से बड़े बड़े नेता देश में निकले हैं, समाजवादियों में भी, आरएसएस से लेकर सब में निकले हैं। बहुत अच्छी भाषा रही है। ये जिसकी बात करें वो एक कालखंड की भाषा थी, और वो भी एक दूसरे के प्रति सम्मान में नहीं थी। मतलब जब राजनीति दुश्मनी में बदल गई हो, तब ये भाषा आई थी, और बाला साहब ठाकरे जी ने इस प्रकार की भाषा शुरू की थी, ये भी सच है। तो इस समय जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं वो दो प्रकार से, एक तो दिखा रहे हैं कि मैं वाकई बाला साहेब का भी पुत्र हूं, क्योंकि उस ढंग से उनमें दम है नहीं, वो संगठन कर नहीं पा रहे, तो स्वयं को उनको साबित भी करना है अब कि नहीं मैं बाला ठाकरे का हूं, मैं पहले भी हमारी पार्टी टूटी है, मैं करूंगा, और देवेंद्र फडणवीस को इसीलिए बता रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब आदमी मान के चलता है कि सत्ता मेरी ही होनी चाहिए और निकल जाती है, और ऐसे निकलती है कि उसके पैर के नीचे जमीन खिंच जाए, पता न चले, तो थोड़ा तो उसके मन पर असर होता है। आप असंतुलन कहिए जो कहिए, तो उसमें जो है उस प्रकार की भाषा बोलते हैं, और वो भाषा इस समय चल रही है। ठीक है सर, एक जरा सा भी, लेकिन अभी के चुनाव अभी कुछ दूर है, 2-3 महीना, क्या है अभी का पल्स, क्या बता रहा है ग्राउंड का? देखिए अभी कि चुनाव जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में गठबंधन हुआ था, उसी गठबंधन में होगा। गठबंधन में मुझे कोई फेरबदल लग नहीं रहा कि कोई इधर से उधर चला जाएगा, उधर से आएगा। गठबंधन वही रहने वाला है। बस ये हो सकता है कि जो अभी किसी गठबंधन नेता की वंचित बहुजन आघाड़ी है वो कहीं चले जाएंगे इसके अंदर। अभी रामदास गठबंधनों में किसको आगे माना? जैसे अभी पीछे मेरी नजर में आया था, एक सकल करके ग्रुप है ना वहां पे, सकाल करके एक मीडिया ग्रुप है, और ये मीडिया ग्रुप जो विपक्ष का तरफ झुका हुआ माना जाता है। सर शरद पवार का अखबार है वो, शरद पवार के भाई जो प्रतापराव पवार है वही उसके ऑनर है। शरद पवार के भाई चलाते हैं, सगे भाई का अखबार है वो, प्रतापराव पवार। उन्होंने एक सर्वे डाला था, उस सर्वे में ये जो महायुति है बीजेपी वाली, ये महाविकास अघाड़ी से कुछ एक सीटें पीछे दिखाई थी उन्होंने। उस पर ये बीजेपी के लोगों ने ये रिएक्शन दिया था कि अगर सकाल अखबार ये सर्वे निकाल रहा है, मतलब महायुति जीत रही है चुनाव। आपकी नजर में आया वो सर्वे? हाँ बिल्कुल आया, मेरे सर्वे पे बात भी हुई थी, जिन मतलब वहाँ के एसोसिएट एडिटर से मेरी बात भी हुई थी। उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो वोट नहीं मिला था बेसिकली, वो वापस विधानसभा में बीजेपी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अच्छा। एक बड़ा वर्ग है जो कुछ तात्कालिक नाराजगी रही होगी उनकी, उसके कारण वो शिफ्ट हो गए थे। और जो मराठा आंदोलन का जो असर उस समय था लोकसभा में, उसका असर विधानसभा में अब दिखने की संभावना कम लग रही है। एक तो ये कि मनोज जरांगे ने कह दिया है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने वाला हूं, तो अब वो एक पार्टी बन गए। और जिस तरीके से मनोज जरांगे लगातार देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, तो मराठा को भी ये समझ में आ रहा है कि वो एक पार्टी बन गए, उनके अपने एक राजनीतिक स्वार्थ है। और अब मराठा को भी ये लग रहा है कि भाई कोई भी सरकार आए उन्हें रिजर्वेशन दिला नहीं सकती। प्लेन भाषा में सर, इस बीजेपी लोकसभा से बेहतर करेगी विधानसभा चुनाव, निश्चित रूप से बेहतर करेगी। बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब ये देखना है कि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, अजित पवार कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। चाहिए इनको मेजोरिटी? 288 सीटें, 145 सीटें इनको चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अजित पवार और एकनाथ शिंदे कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी अभी भी 100 के ऊपर चल रही है, 100% जाएगी। मुझे लग रहा है कि जो
समीर जी की बात तो महाराष्ट्र पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक चीज अभी तय होनी है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन, क्योंकि महाराष्ट्र में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो क्या वो कास्ट पॉलिटिक्स, ये कास्ट सेंसस, ये सब चीजें मिलकर क्या वो इशू बनेगी? उससे राहुल भी बहुत राहुल सारा- गांधी जी वाला कास्ट सेंसस, हाँ, राहुल गांधी जी वाला, क्योंकि आप तो नहीं करवा रहे, मोदी सरकार तो नहीं करवा रही है, तो जो भी कास्ट सेंसस है और कास्ट को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स वहां अपने बवाल मचे हुए हैं कास्ट सर। सेंसस जरा सर अभी मराठा आंदोलन, मराठा भी वो उसी से आएगा ना, वो आरक्षण ज्यादा इसके लिए मतलब वहाँ आरक्षण गुंजाइश नहीं है। आरक्षण आपस में बहुत नहीं, आरक्षण अवेला बना रखा है। आरक्षण जो है प्रतिक्रिया भी तो हो सकती है ना, दोनों चीजें वही होती कह रहा हूँ कि उसका मतलब या तो उसका नहीं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव हाँ, नेगेटिव कुछ भी हो इस सकता सरकार है। की अभी जो सरकार चल रही है, इसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? नहीं, सरकार तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी समस्या है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वर्ग वो चाह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन के चुनाव में जाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनने वाला है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस मतलब 105 सीटें जीतने, 110 सीटें जीतने के बाद भी आप 40 विधायक वाले एकनाथ शिंदे को फिर मुख्यमंत्री बना देंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी हमेशा 40 वाले को मुख्यमंत्री बनाएगी। अब यह सबसे बड़ा प्रश्न महाराष्ट्र के अंदर कि देवेंद्र फडणवीस का भविष्य क्या होने वाला है, यह संघ भी जानना चाहता है, यह भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी जानना चाहता है। ये तो जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी दिन से हम लोग कह रहे थे कि अब ये फैसला कैसे पलटेंगे कभी, वही बात, अब कैसे दोबारा आप और अपने इसलिए नेता को- सामूहिक नेतृत्व में जा रहे हैं सर। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है, 120 से 22 सीटें जीतती अबे है, एक ही तरीका है। देवेंद्र फडणवीस तो मान गए जैसे तैसे सीएम से डिप्टी सीएम बनने के लिए, एकनाथ शिंदे मानेंगे क्या? नहीं, देखिए, राजनीति में मानना मनाना सब तय होता है कि नंबर किस तरह गेम की से। परिस्थितियां हैं। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री होकर उपमुख्यमंत्री। मंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन गए थे शिवराज। जो कई ऐसे नेता हैं जिनका पद बदलता रहा है और ढेर सारे लोग मुख्यमंत्री से मंत्री, और जो कहते हैं ना कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कई लोगों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है, ये भी हुआ है। तो ऐसी ढेर सारी चीजें होती हैं, और ये जो उदाहरण है ये थोड़ा इसलिए ध्यान में ज्यादा आता है कि बड़ी तीखी लड़ाई के बाद हुआ, वरना आमतौर पर धीरे से हो जाता है कि उसकी स्थिति खराब होती है तो कोई भी पद लेता है। अब सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव के आंकड़े क्या आएंगे, उन आंकड़ों से तय होगा कि एकनाथ शिंदे क्या मानेंगे, देवेंद्र फडणवीस क्या मानेंगे और अजीत पवार साहब क्या मानेंगे। लेकिन एक बात है सर, आप हो सर, सकता अब है- जरा- सर एक हो सकता है देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाया जाए, मतलब अगर चुनाव के बाद ये भी हो वाला सकता है वो कि काम ही देवेंद्र- तमाम कर दो महाराष्ट्र नहीं सर, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है ना सर उनके। अब उप मुख्यमंत्री से बेहतर अगर दिल्ली में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के बाद कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सर? लेकिन देखिए, एकनाथ जी को आप बार बार याद करें, नीतीश जी को याद नहीं करते। उनके नंबर ऑफ एमएलए पता ही होंगे आपको। अब नीतीश जी जैसी किस्मत लिखा के तो हर कोई नहीं आया ना सर, क्या करें। तो पॉलिटिक्स में बहुत दिल्ली की सारी खबर, चीजें चलती दिल्ली की रहती हैं। खबर सुनिए साहब। शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत, उसमें बच्चा भी है। 14 लोग एक महीने में डेथ, एक महीने में। और ये तो कोई मौसम भी वो नहीं चल रहा है कि भाई जुलाई में मौत हो जाए, मतलब लू चल रही हो कहीं पर, पारा कोई 45-50 डिग्री के आसपास जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है। शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत, और जो ज्यादातर अब तक 27 मौत हो चुकी है इस साल में, और एक महीने में 14 मौतें। जिस वजह से डेथ्स हुई हैं उसमें ज्यादातर लोगों को जो कारण बताया गया, डायरिया, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन। आशा किरण नाम है इस शेल्टर होम का, सरकार चलाती है इसको, सरकार चलाती है। डिहाइड्रेशन से, उल्टी दस्त की वजह से अगर आदमी बीमार पड़ रहा है और उसके बाद उसको इतना भी इलाज नहीं मिल रहा है कि वो मतलब मर ही जा रहा है भाई, मर ही जा रहा है। इस किस्म की चीज़ें, आपने बाहर कुछ खा लिया, फूड पॉइजनिंग होगी, आपने गंदा पानी पी लिया, हो जाता है, हम लोगों को भी हो जाता है। वहाँ क्या किया होगा इन लोगों के साथ, कितने दिन तक इनकी ऐसी अवस्था रही होगी। जो मौत हो गई एक आदमी की, कितने दिन तक वो इसी अवस्था में रहा होगा, किसी को पता नहीं चला कि यहाँ इतने लोग बीमार हैं, इनको डॉक्टर की जरूरत है, इनको ड्रिप लगाओ, कुछ करो। गजब हाल है। मतलब अंधेर गर्दी कुछ होती है तो ये होती है, ये कुछ पता ही नहीं ऊपर वालों को कि क्या हो रहा है भाई। क्षमता से मेरे ख्याल से दुगने 2.5 गुने लोग इसके अंदर ज्यादा, शेल्टर होम में रहते उससे भी थे। ज्यादा। उससे भी ज्यादा। तो आपने भेड़ बकरी की तरह ठूस रखा है उनको, उसे वहाँ खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कुछ उससे कोई देखने वाला नहीं है। इसी को आप कहते हो कि जब कोई किसी का वाली वारिस ही ना रह जाए। ये शायद ज्यादातर लोग कौन है, ये वो लोग हैं जिनको लावारिस मानकर पुलिस उठाकर लाती है। सड़क के किनारे कहीं भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है, खराब हालत में दिखता है, कोई रिपोर्ट करता है, पुलिस कहती है इसको शेल्टर होम में ले जाते हैं। ये वो लोग हैं। तो सच में ही लावारिस मान लिया गया इन लोगों को। तो अब देखिए, मेंटली चैलेंज नहीं, केवल देखिए साल में तो 27 संख्या है, वहां बहुत सारे को टीबी बच्चों को निकला है।
टीवी निकला है और भी कई टीवी गंभीर कहाँ निकलता है जहां आप गंदे सीलन भरे घुटन भरे माहौल में रहते हैं। और कंप्लीट भोजन नहीं है। देखिए उस महिला का जो बयान है जो वहां काम करती है, बोला कि 4 साल पहले यहाँ दूध अंडा सब आते थे, सब बंद कर दिया गया, केवल दाल और रोटी मिलता है खाने के लिए। और दाल और रोटी मिलता होगा तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि वहां शुद्ध पानी भी नहीं पहुंचता होगा, वहां जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये यही तो बता है कि हमारे देश में आप अरविंद केजरीवाल क्या काकी राजनीति में आए थे। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, वो चाहे ऑर्फन हो या पिता मतलब पिता शहीद हो, मतलब जो आश्रय वाला हो या निराश्रित हो, वो हमारे देश का भविष्य है, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोग एक बार जब ऐसा आदमी आपके शेल्टर होम में आ गया, सरकार गार्जियन हो गई, सरकार गार्जियन हो गई। आपकी जिम्मेवारी है 14 साल के बच्चों के लिए हमारे संविधान में विशेष सारे अधिकार दिए गए हैं, उसको कैसे हैं आश्रय स्थल में आपकी तय है कि आपको क्या भूमिका निभानी, ये भी नहीं कि नहीं तैना है, उसका प्रोटोकॉल तय है, वो पालन करना है। ये कैसे हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रालय, यहाँ का खाद्य मंत्रालय, यहाँ का जन कल्याण मंत्रालय। और सिसोदिया जी जो फोटो दिखाते रहे हैं, मेरे पास जरा बच्चों को क्या बदकिस्मती से खिलाते समय हैं, खत्म हो गया है, लेकिन इसको बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, इसको बड़ी डिबेट करनी क्रिमिनल चाहिए मामला कि बनना आपको ये चाहिए। करप्शन जेल और से सिस्टम जनतंत्र चल रहा है, जेल से जनतंत्र चलता रहेगा तो उस जनतंत्र की शक्ल ऐसी ही होगी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जितनी स्तरहीनता हो सकती है, जितना अमर्यादा हो सकती है, वो सब दिखा रहे हैं। उसके बाद भी अगर जेल से जनतंत्र चल रहा है, ये करप्शन और सिस्टम कोलैप्स होने का फिर सबसे बस बड़ा एक ही उदाहरण बात, इस पर बहुत तेरी सख्त खुदाई कार्रवाई बस हो, मेरा जी बहुत भर गया। सख्त कार्रवाई हो, अदालतों का इसका संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट्स लेना इसका संज्ञान लें और फिर जिम्मेदारी तय करें।